हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बालक अपने घर में बोलना और सुनकर बात को समझना सीखता है, अर्थात ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है। किंतु जब उसे अपनी भाषा को लिखने तथा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तब वर्ण या अक्षर सीखने की आवश्यकता सामने आती है। हम यह भी कह सकते हैं कि घर पर बच्चा ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है और स्कूल में उनके लिखित चिन्हों का प्रयोग करना सीखता है। उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिखित चिन्ह ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः यह भाषा का मूल आधार है, यानी कि भाषा का मूल आधार। तो ये है वर्ण। अब जानेंगे हम वर्णमाला क्या है। बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। जैसे कि स्वर हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 11 स्वर, और अयोगवा अंग, अंग, अह, अनुस्वार, और अह है विसर्ग। उसके बाद आते हैं व्यंजन, जो है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और कुछ अन्य वर्ण हैं जैसे ड, ढ। कुछ आगत वर्ण भी हैं जैसे आ, ज, फ। ये अंग्रेजी तथा उर्दू की ध्वनियाँ हैं। कुछ संयुक्त वर्ण हैं जैसे श, त्र, ज्ञ, श। श क और श के मेल से बनता है, त्र त और र के मेल से बनता है, ज्ञ ज और ञ के मेल से बनता है, और श्र श और र के मेल से बनता है। आइए जाने स्वर क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाते हैं। और स्वर का पहला भेद है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, इ, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आइए बच्चों जाने मात्रा चिन्ह के बारे में। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तब वह मात्रा का रूप ले लेता है, अथवा स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे का, क के साथ आ की मात्रा लगी का, र में ए की मात्रा लगी रे, ह में ओ की मात्रा लगी तो हो जाता है। जैसे स्वर है हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और इनकी मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से। छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है और बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे के। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाए, और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर 1 मात्रा के रूप में लगती है। जैसे क के साथ ए की मात्रा लगी तो के बना। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर रेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है, और क के साथ लगाएंगे तो कय बनेगा। ओ की मात्रा एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में लगाई जाती है, को। औ की मात्रा एक डंडे के साथ मात्रा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगाई जाती है, और इसका वर्ण बनेगा कौ। बच्चों, अ स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे क, अगर इसका खंड करें तो क जमा अ होगा। आइए ज्ञान की बात जानें। अंग अनुस्वार है, इसका चिन्ह रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग स्वरों तथा व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल, शंख, पंडित, पंख। इनके ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वार है। अह विसर्ग कहलाता है, इसका चिन्ह है 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, पुनः आदि। अंग अनुनासिक है,
इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, यानी ऊपर अर्धचंद्र और ऊपर बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, गांव, पाँच, चांद। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है। जैसे क्यों ओ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा। मैं, ए की मात्रा आई शिरोरेखा के ऊपर, बिंदु आएगा। है, बिंदु आएगा। नहीं, ई की मात्रा आई शिरोरेखा के ऊपर, तो बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु नहीं। आ यानी आगत ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, चॉकलेट, और इसे अर्धचंद्र के रूप में रेखा के ऊपर दर्शाया जाता है। ज फ का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में होता है, जैसे फौरन, जमानत, जुल्म आदि। ये इसे नुक्ता भी कहते हैं। ये व्यंजन के नीचे बिंदु के रूप में आता है। आइए अब जानें व्यंजन क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वर्णों के सहयोग की जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़े और उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से टकराए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले हम जानेंगे अल्प प्राण क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ड अल्प प्राण होते हैं। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, फ, भ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन श, श, स, ह, ढ महाप्राण होते हैं। आइए बच्चों जानें संयुक्त व्यंजन के बारे में। बच्चों, जब एक ही व्यंजन दो बार अथवा दो व्यंजन एक साथ आते हैं तथा उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित या बिना स्वर के आए तथा दूसरा स्वर रहित हो तो वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे मक्का, बच्चा, मच्छर, मक्खी, यानी कि एक आधा और एक पूरा व्यंजन आए तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बच्चों, संयुक्ताक्षर बनाने के कुछ नियम हैं, आइए उन्हें जान लें। पहला है खड़ी पाई हटाकर, यानी कि डंडा हटा देते हैं। जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है, संयुक्ताक्षर बनाते समय उस पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख में से पीछे डंडा हटाया, आधा ख, ख्याति। जौ में से हटाया ज्वाला, पौ में से हटाया प्यार, आधा। लौ में से हटाया दिल्ली, गौ में से हटाया ग्वाला, आधा ग। भ में से हटाया अभ्यास, आधा भ। तौ में से हटाया तो आधा त, पत्ता। मौ में से हटाया तो आधा म बनेगा, मम्मी। ध से हटाया तो ध्यान, आधा ध। नौ से हटाएंगे पाई तो न्याय, आधा न। चौ से हटाया तो बच्चा, सौ से हटाएंगे तो रस्सी, यानी पाई हटाते ही वो आधा अक्षर कहलाता है। दूसरा है घुंडी हटाकर। क तथा फ में खड़ी पाई के बाद एक मुड़ी आकृति पाई जाती है। संयुक्ताक्षर बनाते समय इसे आधा कर दिया जाता है। जैसे क, क्यारी, इसको पूरा नहीं हटाया, आधा हटा दिया और आधा क बन गया, क्यारी। फ में से हटाया दफ्तर, आधा फ। अगला है हलंत लगाकर। जिन वर्णों में न तो खड़ी पाई होती है और ना ही घुंटी, ऐसे वर्णों में हलंत लगाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं। जैसे ट, चिट्ठी, यानी कि नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, इससे ये वर्ण जो व्यंजन है वो आधा दर्शाया जाता है। पाठ्य, उच्छ्वास, गदा, लड्डू, चिन्ह, इन शब्दों के नीचे तिरछी रेखा जिनमें खिंची होती है वो अधूरा व्यंजन माना जाता है। आइए ज्ञान की बातें जानें। हलंत लगाए गए व्यंजन पर इ की मात्रा इस प्रकार लगेगी, जैसे छुट्टियाँ, बुद्धि, चिन्हित। हर चिन्ह के आगे जाकर छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। आइए रौ के विविध रूप जानें।
बच्चों, जब र स्वर रहित होता है तो उसे रेफ भी कहते हैं। यह अपने से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे र व के साथ लगेगा तो पर्वत, म के साथ लगेगा तो कर्म और श के साथ लगेगा तो वर्ष। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगाया जाता है। जैसे प र के साथ प्रकाश, ग र के साथ ग्रह, व र के साथ मिला तो व्रत। अगला है ट और ड से र का संयोग होने पर र उनके नीचे इस रूप में जुड़ता है। इस तरह र जो है वो ट और ड के नीचे लगाया जाता है। ट्रक, ड्रम, इस तरह। आइए इस पाठ से आधारित महत्वपूर्ण बिंदु जानें। बच्चों, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। दो समान या भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।